मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में पढ़ा था। ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अपार्ट फ्रॉम एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो, या जो लिक्विड रहता है वो राइज क्यों होता है, डिप्रेस्ड कब होता है। ठीक है, राइज क्यों होता है, डिप्रेस्ड क्यों होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या होता है? इट इज अ एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस। अगर मैंने ये ऐसे बनाया है यहां, ठीक है, और ये है लिक्विड। हम क्या बनाते हैं बेटा? टेंजेंट बनाते हैं। किसको टेंजेंट बनाते हैं? सॉलिड सरफेस को और लिक्विड सरफेस को। ठीक है, ये है अपनी सॉलिड सरफेस, सॉरी लिक्विड की सरफेस, तो इसको मैंने टेंजेंट बनाया। ये है सॉलिड, तो मैंने इसको टेंजेंट बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे चार एंगल बनते हैं, वो भी मैंने बताया। उसमें से कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे? ठीक है, उसके लिए टेंजेंट का कौन सा पार्ट कंसीडर करेंगे? जो टेंजेंट हमने सॉलिड को बनाई है, जो टेंजेंट हमने सॉलिड को बनाई है, उसमें देखो वो टेंजेंट का जो पार्ट लिक्विड के तरफ जा रहा है, टेंजेंट का जो पार्ट लिक्विड के तरफ जा रहा है उसको कंसीडर करो। दिस इज द टेंजेंट टू सॉलिड। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट लिक्विड की तरफ जा रहा है? ये पार्ट लिक्विड की तरफ जा रहा है, तो इसको कंसीडर करो, ये नीचे वाला। ठीक है, और टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस में उस टेंजेंट का कौन सा पार्ट कंसीडर करना है? जो लिक्विड से, सॉरी, जो सॉलिड से दूर जा रहा है, जो सॉलिड से दूर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं तो ये तो सॉलिड की तरफ जा रहा है, यस और नो, तो इसको मिटा दो। ये सॉलिड से दूर जा रहा है, यस और नो, तो इसको कंसीडर करो। ये दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे कांटेक्ट एंगल। समझ में आया? अलग अलग लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू अलग अलग रहती है। ठीक है, वो सिर्फ लिक्विड के ऊपर ही डिपेंड नहीं करेगी। अगर मैंने आपको बताया कि एक XYZ लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू 35 डिग्री है, तो वो जरूरी नहीं हर बार 35 ही रहे। ठीक है, ठीक है, ये क्यों सर आप बोल के ऐसा क्यों? देखो ध्यान दो, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन लिक्विड एज वेल एज सॉलिड सरफेस। समझ में आया? जैसे मैंने यहाँ पे ये जो सॉलिड सरफेस है, कंटेनर लिया है, वो अगर ग्लास का लिया है, मतलब कांच का अगर लिया है, और इस पर्टिकुलर लिक्विड आप कंसीडर कर लो, ठीक है, इम्प्योर वाटर, तो इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ अलग रहेगा। अगर मैंने ग्लास की जगह अगर मेटल, किसी दूसरे मेटल का लिया वो कंटेनर, तो उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ अलग रहेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड एंड द सॉलिड सरफेस। समझ में आया? उसके बाद हमने देखा था कि जो लिक्विड है वो राइज क्यों होता है और डिप्रेस्ड क्यों होता है, मतलब ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों जाता है। वो लिक्विड के ऊपर डिपेंड रहता है, यस, लेकिन जरूरी नहीं ना कि एक लिक्विड अगर अभी राइज हो रहा है तो थोड़ी देर में वो डिप्रेस्ड होगा, ऐसा नहीं। वो राइज हो रहा है तो इट इज ऑलवेज राइज, वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। और जो लिक्विड डिप्रेस्ड हो रहा है वो हमेशा डिप्रेस्ड ही होगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया, दो फोर्सेस निकाले थे। ठीक है, कोहेसिव फोर्स निकाला था, एडेसिव फोर्स बताया था मैंने आपको। ठीक है, जहां पे वो राइज होता है, लिक्विड जहां पे राइज होता है, वहां पे एडेसिव फोर्स ज्यादा रहता है। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान दो, जहां पे लिक्विड राइज होता है वहां पे एडेसिव फोर्स ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, है ना। और जहां पे लिक्विड डिप्रेस्ड होता है, मतलब नीचे जाता है, वहां पे एडेसिव फोर्स कम रहता है, मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहता है। समझ में आया? अगर आप लास्ट लेक्चर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और एक आज पढ़ना तो है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, वो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट, और उसके बाद जैसे ये है,
ये वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैंने वाटर मॉलिक्यूल अगर किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर डाला तो इस तरीके से स्प्रेड होगा। अगर सेम सॉलिड सरफेस के ऊपर मैंने मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल डाला तो परफेक्ट स्फीयर बनाएगा वहां पे। दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। ये ऐसा क्यों होगा, ये ऐसा क्यों होगा? कंसीडर करो ये ग्लास सरफेस है, या आप कोई दूसरा मेटल भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ग्लास सरफेस, आप मेटल सरफेस भी कंसीडर कर सकते हो। दिस इज मर्क्यूरी एंड दिस इज वाटर। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है? इसका रीजन भी मैंने आपको बताया। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहां पे एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, है ना। एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, मतलब ये ग्लास सरफेस है तो फोर्स बिटवीन, और ये वाटर है, वाटर ग्लास मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। फोर्स बिटवीन वाटर ग्लास मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। इसीलिए यहाँ पे जो वाटर ड्रॉप है वो स्प्रेड हो जाता है, ऐसा बैठ जाता है नीचे। वेयरएज मर्क्यूरी में क्या होता है, एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स। इसका क्या मतलब है, ध्यान दो, फोर्स बिटवीन mercury molecule is greater than force between mercury glass molecule। यहाँ पे एडहेसिव फोर्स कम होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। मतलब एक मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल दूसरे मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचता है, यस और नो। इसीलिए वहां पे परफेक्ट स्फीयर बनता है, ठीक है। उसका मिनिमम पोर्शन लिक्विड सरफेस, सॉरी ग्लास सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है। समझ में आया? पक्का। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। इसका एक डेरिवेशन है और इसका डेरिवेशन होने के बाद फिर हमको पढ़ना है और एक डेरिवेशन, ठीक है। मतलब आज हमको दो डेरिवेशन पढ़ने हैं, ठीक है। ये एक्सेस प्रेशर का और दूसरा डेरिवेशन है हाइट का। किसकी हाइट का? जो भी लिक्विड राइज होगा या डिप्रेस्ड होगा, वो छोटी ग्लास ट्यूब में जिसको हम कैपिलरी कहेंगे, तो वो कितना हाइट, मतलब कितना राइज होगा और कितना डिप्रेस होगा, उस हाइट का डेरिवेशन देखना है। समझ में आता है? ये दो डेरिवेशन हमको देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन, ठीक है बेटा, पक्का, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, ये निकालना है बेटा। तो ये मैंने एक छोटा सा लिक्विड ड्रॉप लिया, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, r, ठीक है। व्हाट इज पी आर, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज पी आर, इनसाइड प्रेशर, मतलब वो बबल है, वो ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर है उसकी वैल्यू है पी आई। व्हाट इज पी जीरो, वो सोप या उस बबल के बाहर कितना प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर जिसको कहते हैं ना, वो है बेटा पी जीरो, जो हमने लिखा भी है इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर, ठीक है। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो, चेंज इन प्रेशर कितना हो, दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर और दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर। हमने क्या लिया है, पी आई माइनस पी जीरो। हमने क्या लिया है, पी आई माइनस पी जीरो, दैट इज इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। अरे वो इनसाइड प्रेशर ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर है, इसीलिए तो वो बबल बन रहा है वहां पे, है ना। आउटसाइड प्रेशर अगर ज्यादा रहता तो बबल जो है फूट जाता, बबल जो है वो फूट जाता। इनसाइड का जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर, इसीलिए तो वो स्फेरिकल बबल बन रहा है वहां पे, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे, पी आई माइनस पी जीरो, ठीक है। आर इंक्रीजेस, अब हमने क्या किया, वो जो स्मॉल रेडियस थी दैट इज आर, उसको इंक्रीज किया, उसको इंक्रीज किया। कितने से इंक्रीज किया, डेल्टा आर से। व्हाट इज डेल्टा आर, स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट।
डेल्टा आर से मैंने इस रेडियस को इंक्रीज किया, तो नई रेडियस क्या बनी बेटा फिर आर प्लस डेल्टा आर। आर प्लस डेल्टा आर को कंसीडर करके मैंने एक नया स्फीयर बनाया वहां पे, यार नया सर्कल बनाया वहां पे, ध्यान दो। दिस इज डेल्टा आर। और अगर मैं पूर्ण रेडियस कंसीडर करूं तो ये रेडियस है आर प्लस डेल्टा, ठीक है ना। ये तो इतना पोर्शन है वो है डेल्टा आर, मैंने डेल्टा आर से वो रेडियस को बढ़ाया है जो हमने लिखा है, आर इंक्रीजेस बाय डेल्टा आर, सो द रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा, ठीक है। ध्यान दो इनिशियल एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, बहुत सिंपल सी चीज है। इनिशियल एरिया जब मेरी वो ड्रॉप की रेडियस कितनी थी स्मॉल आर, तब एरिया कितना था, एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमने यहां पे लिखा है, ठीक है। फाइनल एरिया मतलब मैंने अब डेल्टा आर से बढ़ाया ना, तो अब मेरी रेडियस क्या हुई आर प्लस डेल्टा आर। अब मेरी रेडियस क्या हुई बेटा आर प्लस डेल्टा आर, तो नया एरिया क्या होगा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है, नई रेडियस कितनी है आर प्लस डेल्टा आर, नया एरिया आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा भी है बेटा यहां पे 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, चेंज इन एरिया निकालना है। क्या निकालना है, चेंज इन एरिया। तो जो भी बड़ा एरिया है उसमें से मैं वो छोटा एरिया सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे चेंज इन एरिया मिलेगा। चेंज इन एरिया मतलब कौन सी वैल्यू मिलेगी मुझे, ये वैल्यू मिलेगी, है ना। ये इतने पोर्शन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मैंने लिया वहां पे चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। व्हाट इज फाइनल एरिया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से 4 पाई कॉमन निकाल लो, ठीक है। मैंने यहां पे डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। आपको अगर लिखना है तो ध्यान दो, ये आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर है ना बेटा, आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, उसको आप एक्सपांड करो तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बीच में क्या बचेगा, ये उस स्क्वायर में क्या बचेगा 2r इंटू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। 4 पाई से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, 4 पाई से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया बेटा 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। अब ध्यान दो डेल्टा आर की वैल्यू बहुत कम है, डेल्टा आर की वैल्यू बहुत कम है, तो मुझे बताओ उसका स्क्वायर उससे भी कम होगा। फॉर एग्जांपल ध्यान दो, जीरो पॉइंट वन अगर है तो 0.1 का स्क्वायर में अगर करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी 0.01, मतलब 0.1 का स्क्वायर उससे भी कम आया। अगर मैं कंसीडर करता हूं 0.001 स्क्वायर, तो 0.001 का स्क्वायर कितना आएगा 0. मतलब वो वैल्यू उससे भी कम आएगी, ठीक है। एक तो डेल्टा आर पहले ही छोटा है, डेल्टा आर पहले ही छोटा है, अब मैंने उसको फिर से छोटा कर दिया, या मैंने उसका स्क्वायर लिया, तो मैंने जैसे ही उसका स्क्वायर लिया वो वैल्यू फिर से छोटी हो जाएगी, इसीलिए मैंने क्या किया डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा आर स्क्वायर वाली ये जो वैल्यू है इसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, उसको निग्लेक्ट कर दिया। मेरे पास वैल्यू कितनी बची सिर्फ 8 पाई आर इंटू डेल्टा, ठीक है। क्यों निग्लेक्ट किया, क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू छोटी है,
क्यों नेग्लेक्ट किया? क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू छोटी है। अब डेल्टा आर की वैल्यू छोटी है तो उसका जो स्क्वायर है वो उससे भी छोटा होगा। Therefore, work done is equals to T into dA. टेंशन into dA की वैल्यू क्या? 8 पाई आर डेल्टा। वो बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। वो बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लास्ट लेक्चर में या उसके लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन का और एक फॉर्मूला देखा था। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इतनी ही हो रही है ना बेटा, इसलिए मैंने लिखा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेस फोर्स कितना होगा? एक्सेस फोर्स गिवन बाय F is equals to excess pressure into surface area। आप बोलोगे सर ये ऐसा कैसे आपने फॉर्मूला बनाया? ध्यान दो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। सही बात है। तो एक्सेस फोर्स इज इक्वल्स टू एक्सेस प्रेशर इनटू सरफेस एरिया, मतलब एरिया। एक्सेस प्रेशर कितना है? जो हमने इनिशियली लिया था Pi माइनस P0, उसी का मुझे डेरिवेशन निकालना है। तो मैंने एक्सेस प्रेशर लिया Pi माइनस P0 और एरिया 4 पाई r स्क्वायर, इसको मैंने A लिखा। देयरफॉर वर्क डन की वैल्यू क्या है? ये जो इक्वेशन है उसको मैंने यहां पे पुट किया तो मुझे वर्क डन की वैल्यू क्या मिली? वर्क डन इज इक्वल्स टू F इनटू डेल्टा R। F की वैल्यू क्या है? Pi माइनस P0 इनटू A इनटू डेल्टा R। ठीक है, अब तक वैल्यू कंप्लीट नहीं हुई, अब तक डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब ये मैं इधर का बिठा देता हूं, ये किसी काम का नहीं है फिलहाल। ठीक है, वहां से देखते हैं। A इंटू डेल्टा, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करता हूं। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे मिलेगा Pi माइनस P0 इंटू A इंटू डेल्टा R इज इक्वल्स टू T इंटू 8 पाई R डेल्टा। ठीक है, मुझे Pi माइनस P0 चाहिए, तो Pi माइनस P0 इज इक्वल्स टू T इंटू 8 pi R into delta R divided by A into डेल्टा R। डेल्टा R गेट कैंसल्ड। A की वैल्यू क्या है? 4 pi R स्क्वायर। तो ध्यान दो, ये 2 हो गया, पाई गेट कैंसल्ड। यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? 2t, एक r कैंसिल हो गया। Now this is the equation. This is the equation for excess pressure inside the This is the excess pressure inside the sphere. समझ में आया? पक्का? जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, क्योंकि इसी के ऊपर अपना अगला डेरिवेशन डिपेंड है। ठीक है, चलो जल्दी से। नेक्स्ट जो डेरिवेशन हमको लिखना है वो है बेटा हाइट के बारे में। किसके हाइट के बारे में? जो लिक्विड राइज या फॉल होता है ना, कहाँ पे राइज या फॉल होता है? कैपिलरी में। उसके लिए पहले उसकी डायग्राम बना लेते हैं। उसकी डायग्राम देखो किस तरीके से बनेगी।
ये हमने एक कंटेनर लिया, उसमें ये लिक्विड और उस लिक्विड में मैंने क्या किया, कैपिलरी डाली। कैपिलरी मतलब मैंने आपको बताया था, कैपिलरी मतलब क्या होता है, एकदम एक छोटी सी ग्लास ट्यूब मैंने डाल दी। ठीक है, अब ये लिक्विड थोड़ा सा बराबर बना देंगे। ठीक है, अब जस्ट कंसीडर इसमें लिक्विड राइज हुआ। उसने वहां पे एक मिनिस्कस बनाया, है ना, उसने वहां पे मिनिस्कस बनाया। अब मुझे ना बस इसकी हाइट निकालना है, ये इसके हाइट का एक्सप्रेशन निकालना है। इसके हाइट का एक्सप्रेशन निकालने से पहले, इसके पहले हमने जो डेरिवेशन एक्सेस प्रेशर का जो डेरिवेशन निकाला वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या था, Pi minus P0 is equals to 2T/R। यस और नो, ये डेरिवेशन था। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे भी मैं वैसा ही एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे इनसाइड वाला पार्ट कौन सा रहेगा और आउटसाइड वाला पार्ट कौन सा रहेगा। उसके लिए आपको बबल कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा, बबल कंसीडर करना पड़ेगा। अब वो बबल कहां पे होगा, ध्यान दो। ठीक है, ये जो आपको कैपिलरी ट्यूब दिख रही है ना बेटा, ये जो आपको कैपिलरी ट्यूब दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ये यहां पे, ठीक है, ये जो छोटी कैपिलरी उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया। ठीक है, ठीक है, और ये यहां पे लिक्विड। अब एक मिनट, एक इमेजिनरी सर्कल या इमेजिनरी स्फीयर बनेगा वहां पे। ठीक है, ये इतना पोर्शन ही मुझे दिख रहा है बेटा, ये मुझे इतना पोर्शन ही दिख रहा है यहाँ पे, वो जो इमेजिनरी बबल है वो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये हो गया उसका इनसाइड वाला पार्ट और ये हो गया उसका आउटसाइड वाला पार्ट, या दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आउटसाइड पार्ट, दैट इज जहां पे आउटसाइड प्रेशर रहेगा। यस और नो, तो इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस कितना रहता है, Pi minus P0 is equals to 2T/R। What is R? Radius of capillary। What is R? Radius of capillary। ठीक है, रेडियस ऑफ कैपिलरी और रेडियस ऑफ दैट बबल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेडियस ऑफ कैपिलरी और रेडियस ऑफ दैट बबल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। या आप ये बोल सकते हो व्हाट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ बबल। समझ में आया? और ये जो स्मॉल पोर्शन यहां पे दिख रहा है,
स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी। दोनों अलग अलग है बेटा, ठीक है, ध्यान दो। दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो ध्यान दो कैसे बनेगा। दिखेंगे आपको कैपिलरी, ठीक है। दिस इज स्मॉल आर एंड दिस इज कैपिटल, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन लिख दिया, पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल्स टू 2t बाय आर। इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल्स टू 2t बाय आर। अब तक हाइट नहीं आई है, अब तक हाइट नहीं आई है। ध्यान दो, इनसाइड का प्रेशर अगर मैं देखूं, इनसाइड का प्रेशर मैं इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं, पी आर प्लस 2t बाय आर इज इक्वल्स टू पी जीरो। मतलब इनसाइड का जो प्रेशर है वो 2t बाय आर से ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटपुट साइड। क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो। इनसाइड का जो प्रेशर है, इनसाइड का जो प्रेशर है वो 2t बाय आर इस वैल्यू से ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर, ठीक है। या फिर मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, आउटसाइड का जो प्रेशर है, अगर बेटा यहां पे 2t बाय आर से ज्यादा है प्रेशर, इसका मतलब यहां पे 2t बाय आर से कम है प्रेशर। ये सुन अच्छे से एक बार और ध्यान दो, यहां पे अगर 2t बाय आर से प्रेशर ज्यादा है, ऊपर अगर 2t बाय आर से प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब इधर 2t बाय आर से प्रेशर कम होगा। ये सोनो मतलब ये जो मैंने यहां पे लिखा है इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। ये सोनो तो यहां पे जो दिख रहा है पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल टू 2t बाय आर, तो इसी इक्वेशन को ध्यान दो, ये 2t बाय आर इधर से इधर आएगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जो आउटसाइड का जो प्रेशर है, आउटसाइड का प्रेशर मतलब यहां पे जो प्रेशर है, मैं उसको कैसे लिखूंगा, पी आई माइनस 2t बाय पी आई माइनस 2t बाय आर। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। यस और नो, ये कहां का प्रेशर है बेटा, ये इस पॉइंट का प्रेशर, यहां पे लिख देता हूं मैं पी आई माइनस 2t बाय आर, ठीक है। अब वहां से मैं जा रहा हूं पॉइंट सी पे, कहां पे जा रहा हूं पॉइंट सी पे जा रहा हूं, मतलब h हाइट नीचे जा रहा हूं। दिस इज पॉइंट सी। कितने हाइट नीचे जा रहा हूं मैं, h हाइट नीचे जा रहा हूं, ठीक है। तो पॉइंट सी पे प्रेशर कितना होगा, रो एच जी। पॉइंट सी पे प्रेशर कितना होगा, रो एच जी। ये हमने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था। हमने जब एक सिलेंडर लिया था, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लिया था, उसको जब किसी वाटर या किसी लिक्विड में हमने नीचे डाल दिया था, तो उसके ऊपर प्रेशर कितना आता था, रो एच जी। यस और नो, ठीक है। या फिर वो इनसाइड प्रेशर बोल सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं उसको, इनसाइड प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहां पे प्रेशर मिला था P0 डिवाइडेड बाय 2t बाय r, और ठीक है, और मैं जब नीचे जाऊंगा
जब मैं नीचे जाऊंगा, हाइट h नीचे जाऊंगा, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर कितना मिलेगा, रो एच जी या रो जी एच। तो मैं पॉइंट सी पे जब प्रेशर निकालूंगा, पॉइंट सी पे जब प्रेशर निकालूंगा, ध्यान दो, प्रेशर एट पॉइंट सी, वो मुझे कितना मिलेगा, यहां पे जो प्रेशर है P0 माइनस 2T बाय आर प्लस रो एच जी। ठीक है, ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये कैसे आया, ध्यान दो, रो एच जी, ये हमने सबसे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। मैं सरफेस से जितना नीचे आऊंगा, वो हमने सिलेंडर कंसीडर किया था, तो इतना प्रेशर मिला था। ये P0 माइनस 2T बाय आर क्या है, आउटसाइड प्रेशर, माइनस ये जो हमने इसके पहले पढ़ा था, जो हमने इसके पहले पढ़ा था, ऊपर अगर प्रेशर एक्सेस है 2T बाय आर से, तो नीचे प्रेशर कम होगा 2T बाय आर से, इसलिए मैंने यहाँ पे P0 माइनस 2T बाय आर लिखा। सही बात है। अब पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी एक ही लेवल पे है। अरे है, ध्यान दो इस डायग्राम की तरफ, लिख भी देता हूं। पॉइंट ए, बी एंड सी आर एट सेम लेवल। वो कैसे लेवल पे है बेटा, वो सेम लेवल पे है, वो सेम लेवल पे है, तो उन पे प्रेशर भी कैसा होगा, सेम होगा। सो PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू PC। अब इस पे प्रेशर कितना है, मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट ए पे कंसीडर करता हूं। पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक, ये जो हम आउटसाइड प्रेशर जिसको बोल रहे हैं, आउटसाइड प्रेशर की वैल्यू कितनी है, P0। ठीक है, मैं यहां पे PA की वैल्यू लिख देता हूं, बट PA इज इक्वल्स टू PC। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान दो, P0 माइनस 2T बाय आर प्लस रो एच जी इज इक्वल्स टू P0। ठीक है, P0 गेट कैंसल्ड। ठीक है, रो एच जी इज इक्वल्स टू, ये माइनस 2T बाय आर है, वो उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2T बाय आर। ठीक है, ये इधर मिटा देता हूं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। रो एच जी इज इक्वल्स टू 2T बाय आर, सो H इज इक्वल्स टू रो जी आर। सही बात है, पक्का। अब ध्यान दो, जो मैंने आपको सबसे पहले जो डायग्राम दिखाई थी, ठीक है, this is capital R and what is the small r? Small r is the radius of capillary, जो मुझे पता होगा, जिसकी वैल्यू मुझे पता होगी। मुझे कैपिटल आर की वैल्यू मुझे पता नहीं होगी, तो मैं कैपिटल आर यहाँ पे नहीं लिख सकता। अरे वो तो इमेजिनरी स्फीयर है, उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं रहेगी। और मैं अगर यहाँ पे एंगल कंसीडर करता हूँ थीटा, ठीक है, तो इस एंगल में या इस ट्रायंगल में देखो, ध्यान दो, cos थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल r बाय कैपिटल R, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्मॉल कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल r डिवाइडेड बाय cos थीटा। बस ये वैल्यू जो है मैं वो यहाँ पे पुट करूंगा, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 2t डिवाइडेड बाय rho g इनटू स्मॉल r बाय cos थीटा, वो cos थीटा चला जाएगा ऊपर, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 2t
डिवाइडेड बाय रो जी इंटू आर, ये रहेगा इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी बात, जब कैपिलरी में लिक्विड राइज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 90 से कम रहेगी, कॉस थीटा की वैल्यू 90 से कम रहेगी। इसका मतलब कॉस थीटा या थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम रही तो कॉस 90 कंसीडर करो या कॉस 85, कॉस 45, कॉस 60 सब पॉजिटिव आते हैं, इसलिए हाइट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब लिक्विड ड्रॉप होगा तब एंगल की जो वैल्यू रहती है वो 90 डिग्री से ज्यादा रहती है ना, तो उस समय कॉस ऑफ दैट एंगल वैल्यू नेगेटिव में आएगी, यस और नो, इसीलिए लिक्विड ड्रॉप होगा, ये लिक्विड ड्रॉप होगा इसलिए हाइट की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब ये जो इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कुछ ज्यादा कंसीडर नहीं करना, इनसाइड प्रेशर कंसीडर करना है P0 माइनस 2T/R। क्यों? क्योंकि वो हमने देखा है बेटा क्यों रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, मैं H हाइट नीचे आया तो कितना प्रेशर और लगेगा, रो Hg, मैंने कंबाइन कर दिया पॉइंट C पे प्रेशर। ठीक है, पॉइंट C पे प्रेशर को मैंने कंबाइन कर दिया, फिर मैंने बोला पॉइंट A, पॉइंट C एंड पॉइंट B तीनों तो एक ही लेवल पे है, तीनों एक ही लेवल पे, तो तीनों पे प्रेशर भी सेम ही रहना चाहिए। तो मैंने पॉइंट ए पे प्रेशर देखा तो मुझे मिला P0, क्योंकि और कोई दूसरा तो प्रेशर लगेगा नहीं, तो फिर मैंने दोनों प्रेशर को कंबाइन किया, दोनों प्रेशर को कंबाइन करने के बाद मुझे एक हाइट का इक्वेशन मिला। हाइट के इक्वेशन में कैपिटल आर था, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर, जिसकी मुझे वैल्यू दी नहीं रहेगी, इसीलिए उस स्फीयर या रेडियस को मैंने रिप्लेस किया स्मॉल आर से। किससे रिप्लेस किया? स्मॉल आर से। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, नेक्स्ट लेक्चर से मोस्ट प्रोबेबली आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पक्का? चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे।